ये वाली ना एक और होएगी नीचे नीचे और दिखाइए ये होएगी क्या लिखा है इस पे दूसरी जाएगी ना बोट नहीं लिखा है बी से हाँ यही है थोड़ा उंगली को लूट जा सूर्य तू पिटवाएगा और पापा से तू पिटेगा मोर देन 22% और प्लांट में फंजाई को भी इंक्लूड कर लिया है, ये बात ध्यान रखने वाली है। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। उसके बाद में एनिमल्स में सबसे रिच, ये तो 11th का क्वेश्चन हो गया। स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप, सबसे ज्यादा स्पीसीज किसकी है एनिमल्स में? इंसेक्ट की। कितनी है बेटा? लग रहा है कितनी है? 70%। कि अगर टोटल 10 एनिमल्स हैं तो उनमें से 7 जो है वो इंसेक्ट है। ये एक डेटा हो गया जिसको आपने ध्यान रखना है। इस डेटा को अपनी एनसीईआरटी की बुक में आपने अंडरलाइन करना है बेटा, यहीं से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। अब ये पाई चार्ट देखो बेटा, पाई चार्ट में ये पीएफटी में आने लायक क्वेश्चन है। पाई चार्ट में इन्वर्टिब्रेट, तो इन्वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा क्या दिखाई पड़ रहा है? इंसेक्ट। और अपना सीक्वेंस फिंगर टिप पे याद रखना, IMCO सीक्वेंस याद रखना, इंसेक्ट, मोलस्कस, क्रस्टेशियन, अदर एनिमल्स ग्रुप, ऐसे करके याद हो जाए। वर्टिब्रेट में फिशेस, मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। टिम्ब्रा फिश सबसे ज्यादा, इस सीक्वेंस वाइज में देखेंगे तो मैमल्स आ जाएगा, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस। लेकिन फिशेस के बाद में नंबर है बर्ड्स का, बर्ड्स के बाद में नंबर है रेप्टाइल्स का, और उसके बाद फिर नंबर है ऑलमोस्ट मैमल्स और एम्फीबियंस का। सेम प्लांट में, प्लांट को अगर देखें तो प्लांट के मामलों में सबसे ज्यादा फंजाई, फिर एंजियोस्पर्म, फिर एल्गी, फिर लाइकेन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन डोंट कंफ्यूज, ये डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं बना है, लेकिन फंजाई इधर लिखा है उसको फंजाई मानेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो नंबर है वो एंजियोस्पर्म के। पाई चार्ट देख के लग रहा है फंजाई का एरिया ज्यादा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जो अभी तक स्पीसीज है वो एंजियोस्पर्म में है, तो इसको भी आसानी से याद कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा पोर्शन, फिर सबसे बड़ा पोर्शन फंजाई, उसके बाद लाइकेन, एल्गी, मॉसेस, फर्न। बेटा जिम्नोस्पर्म नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को फर्न के साथ ही ले लिया, फर्न एंड एलाइज। एलाइज का मतलब उसके साथ वाले जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के नंबर सबसे कम है, याद रखना। सबसे कम जो स्पीसीज बची हुई है वो केवल जिम्नोस्पर्म की है। फिर डेटा आ गया, इंडिया का अपना जो एरिया है पूरे वर्ल्ड का वो है 2.4%। लेकिन अगर ग्लोबल डायवर्सिटी की बात करी जाए तो ये ग्लोबल डायवर्सिटी का 8.1% शेयर करता है। इन डेटा ये है, इसको अंडरलाइन करना है। क्लास ले रहा हूँ वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। जो क्लास चला है ना, मैं लैपटॉप नंबर रन देता हूँ, इसमें डाल दूँ। चैनल है एक मेरा। सबसे ज्यादा स्पीसीज डायवर्सिटी पोल्स पर है या इक्वेटर पे है? यूट्यूब पे तो आ रहा होगा तेरा, इक्वेटर पे है। लैटिट्यूडल ग्रेडियंट बताकर उन्होंने डेटा दे दिया। मतलब इस चैप्टर के अंदर हर जगह पे डेटा है, आधा पर जाता नहीं तो। अब इसमें क्या डेटा आ गया देखो, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, बर्ड्स के बेसिस पर करीब करीब वहां पर 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। न्यूयॉर्क थोड़ा सा ऊपर गए, 41 डिग्री नॉर्थ में 105। कैसा पता?
ग्रीनलैंड और ऊपर के पोल्स के पास समझा रहा 71 डिग्री नॉर्थ में केवल 56 डिग्री। इंडिया में भी एरिया ट्रॉपिकल लैटिट्यूड का आता है और इंडिया में करीब करीब 1200 स्पीसीज है बर्ड्स की। अब फिर एक डेटा आ गया, सबसे रिच डाइवर्सिटी कहाँ पर है? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की। वर्ल्ड में कहाँ पर है बेटा? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में पड़ता है ये। तो ये ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज ए ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। क्या क्या चीजें हैं? करीब करीब 40,000 स्पीसीज प्लांट की, लैपटॉप जो दिख रहा था ये नीचे, ये रहा ना, ये विंडोज 10 है। और 378 रेप्टाइल की और करीब करीब 1,25,000 गा तो इनवर्टेब्रेट। दिया देख सर का भी ऐसी होगा ऐसा। अगर हम दिखाया अपना जियोग्राफी चैनल पे जाते हैं तो हमेशा उसमें देखते रहते हैं कोई ना कोई वो नई स्पीसीज अफ्रीकन फॉरेस्ट या अमेज़नियन फॉरेस्ट से डिस्कवर करते रहते हैं। विकी किसकी गैल पड़ा ना बीडी ले रहा है और कुछ ना एरिया रिलेशनशिप मैथमेटिकल अप्रोच में नहीं पढ़ना है, बारहवीं करके छोड़ दी। केवल ध्यान ये देना है कि एक साइंटिस्ट थे जर्मन एंड यूरोपर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन्होंने ऑब्जर्व किया ये तो हो रहा विदिन ए रीजन richness increase with increasing एक्सप्लोर एरिया। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा इसकी रिचनेस बढ़ती जाएगी, बट कहाँ तक? अप टू ये लिमिट। ये स्टेटमेंट बस याद रखना है, बाकी चीजें आपको नहीं देखनी है कि इंटरसेप्ट क्या है, लॉग स्केल पर क्या है, कुछ नहीं देखना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसे ही अप्रोच दूसरी होती है बायो में, वो क्वेश्चन पीएचडी में नहीं आता है। तो ये इसकी रिचनेस और एरिया के बेसिस के ऊपर इन्होंने एक ग्राफ बना दिया कि जैसे जैसे रिचनेस जैसे जैसे एरिया बढ़ाएंगे उसकी रिचनेस बढ़ती जाएगी, बट अप टू ए लिमिट, एक लिमिट। मैं हर मास्टर का ही मेरा हेलो हाँ घर पे हूँ भाई। अरे मैं क्लास ले रहा हूँ अभी तो अभी जो ग्राफ देख रहे हैं वो कैसा बना हुआ हैं भाई। मेरी होगी 2:30 बजे, फोन में ले रहा आकाश में। हाँ सच में भाई, चल भेज रहा हूँ। हैं लड़की ना आंटी आंटी। हाँ हाँ उस लड़के का नाम मत लिए तू, अपने हिसाब से बात कर लियो, नहीं बोल दे नहर पार से आया। अरे ना लेगी, नहीं बोले भेजा हमें किसी ने। बेबो का नाम बता दी, बेबो का, बेबो बेबो बेबो, हाँ बेबो बेबो। से पापा ने भेजे हैं। ठीक फिजिक्स कैसे पढ़ रहे हो तुम लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाइपर बोला होगा तो हाइपर बोला है भाई, तो वो यही कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे इसकी रिचनेस जो है एरिया बढ़ेगा, इसकी रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम पर आकर क्या चीजें लिमिट में हो जाएंगी,
ऐसा नहीं है कि लगातार एरिया बढ़ाते रहेंगे और इसकी रिचनेस बराबर बढ़ती रहेगी। तो उसने अपनी इस लाइन को कहा कि जो हमने ग्राफ बनाया है वो नहीं है हाइपरबोला। हाइपरबोला जो बनाया वो मैंने बनाया, मतलब उसने ये लाइन को लिखा नीचे, क्या लिखा, एरिया फॉर द वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सरा टर्न आउट टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो पैराबोला आप देख रहे थे वो अब कन्वर्ट किसमें हो गया, बेटा जो मैंने रेक्टेंगुलर, हाँ हाइपरबोला में हो गया। अच्छा, अब तो मुझे अपने आप जरा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाओ कि जब हमने इसको हाइपरबोला कर दिया तो इसकी रिचनेस और एरिया के बीच रिलेशनशिप क्या हो गई, बताओ जल्दी। इसके पापा गाड़ी दोबारा से हाँ इसके बाद बना गाड़ी दिए 50,000 रुपए दिए मुट्ठी में मारा तेरे को कथा वांगो कथा अरे इधर तेल वाला एरिया बढ़ेगा, इसकी रिचनेस अरे जो बढ़ेगी, बैठ और घेर के ना फिर कहाँ का नहीं है कि तुम्हें एरिया बढ़ाते चले जाओ और इससे रिचनेस भी बढ़ती हुई चली जाए, फिर वो इन्वर्सली शुरू हो जाएगी। तो ये एक स्टेटमेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है। एक दूसरा स्टेटमेंट, सब स्टेटमेंट याद रखने हैं। अब देखो, एक नाम दिया डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन ने क्या कहा, ये लाइन आ गई, लो गई। तो डेविड टिलमैन ने क्या कहा, इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू, हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गए। एक स्टेटमेंट हमारे पास अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का आ गया, एक स्टेटमेंट तुम्हारे पास डेविड टिलमैन का आ गया। डेविड टिलमैन ने कहा कि इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। ये सभी लोग जानते हैं, आज के दौर में सभी को पता है कि डाइवर्सिटी अगर इंक्रीज करेगी तो फिर प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक और स्टेटमेंट, पॉल इरलिच ने कहा कि जो इकोसिस्टम है वो एरोप्लेन की तरह है। इकोसिस्टम क्या है, एरोप्लेन की तरह। और अब उन्होंने कहा किसी इकोसिस्टम में स्पीसीज होती हैं, तो स्पीसीज क्या हो गई, रिवेट्स, जो रिवेट्स लगाए जाते हैं एरोप्लेन के ऊपर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, किसी भी एरोप्लेन के जो रिवेट्स वही नट बोल्ट यार, पूरा प्लेन जिससे कसा होता है, तो जितने भी रिवेट्स एरोप्लेन पे लगे हैं, मान लो मैंने कहा कि 50,000 रिवेट्स लगे हैं एरोप्लेन पे, लेकिन उसमें से केवल विंग्स के ऊपर 500 लगे हैं, तो कौन से रिवेट इंपॉर्टेंट होंगे, जो उसके विंग्स पर 500 लगे हैं या टोटल 50,000? Grammarly can help. विंग्स वाले। इसका मतलब अगर विंग्स के रिवेट में प्रॉब्लम होगी, विंग्स के रिवेट अगर निकल जाएंगे तो एक पूरा का पूरा एरोप्लेन डैमेज हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से पॉल इरलिच ने कहा कि भाई इकोसिस्टम में स्पीसीज हैं, और एक और नाम हम उसने दिया, की स्टोन स्पीसीज। क्या नाम दिया, की स्टोन या की स्पीसीज। की स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनके नंबर तो कम होते हैं, लाइक लायन, लाइक टाइगर, लाइक वल्चर, इनके नंबर तो कम होते हैं, लेकिन ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पॉल इरलिच की जो हाइपोथेसिस थी उसका नाम क्या है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो जो रिवेट्स थे वो स्पीसीज हो गई, लेकिन जो रिवेट्स विंग्स पर हैं, रिवेट्स ऑन विंग्स, वो स्पीसीज कैसी हो गई, की स्टोन स्पीसीज, जिनके नंबर कम हैं, लेकिन फिर भी अगर वो कम होते हैं, कि स्टोन स्पीसीज अगर किसी इकोसिस्टम से कम होती है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि फिर वो इकोसिस्टम
डैमेज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एरोप्लेन इक्विवेलेंट टू इकोसिस्टम, फिर रिवेट्स ऑन एरोप्लेन दैट इज स्पीसीज इन इकोसिस्टम, फिर रिवेट्स ऑन विंग दैट इज कीस्टोन स्पीसीज। क्लियर हुआ? Yes, sir. बेटा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बहुत बड़ा डेटा, मोटी मोटी बुक्स लिखी गई हैं, तो क्या पढ़े क्या ना पढ़े, नहीं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना सिवाय एनसीईआरटी की और उनके डेटा की। अब बायोडाइवर्सिटी लॉस को देखते हैं। फिर स्टेटमेंट देखो बेटा, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप समझ लो 100% वही क्वेश्चन है। हैं? IUCN रेड लिस्ट क्या? पुराना हाँ डेटा हाँ, है, कोई बात नहीं, अभी तक हमारी बात हुई है। खुली पड़ी है। IUCN रेड लिस्ट, हाँ पूछ लिया मैंने। उसने कहा कि 784 स्पीसीज हाँ लास्ट चाहिए। 500 ईयर्स में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तुझे बता देगी इनमें से वहाँ पे 338 सरस्वती पार्क है vertebrates, 29 में। इसमें से सरस्वती पार्क 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स हैं जो लास्ट 500 ईयर्स में जहाँ निखिल ना extinct। निखिल अब कुछ के नाम देखिए। निखिल की मुझे नहीं पता। सुन, निखिल जहाँ रह बहन निखिल उस गली में है सरस्वती पार्क आगे जाके। अब कुछ के नाम देखिए, क्या हाँ नाम हाँ है? वहीं पे। रिसेंट एक्सटिंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीएमटी का। हाँ इंक्लूड हाँ, डोडो वहीं पे ही से है। गायब हो गया। कहेगा जेब्रा था अरे बेटा, कुछ दिक्कत की बात ना, अफ्रीका से गायब हो गया। बड़ी बढ़िया आप तो नहीं है और आगे। ऑस्ट्रेलिया से, ये मार्सुपियल्स में आती है। थैलेसीन जो थी वो मार्सुपियल फॉक्स थी। स्टीलर ऐसा भाई मेरे पास ही हो, आज इंश्योरेंस करवाने जा रहा हूँ मैं स्कूटी का। टाइगर की बाली, चावन, कैस्पियन ऑफ टाइगर, भाई यूँ तो ना पता, मैं तो कैसी देख रहा हूँ मैं तो हमेशा। पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो कौन कहाँ से गायब हुआ उसका नाम देख याद लियो। रख लो, बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। अरे सर देख रहे जल्दी काट। फिर एक डेटा देखो, फिर उसने कहा प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज इनको प्रॉब्लम है। 23% ऑफ ऑल मैमल्स इनको प्रॉब्लम हो रही है। 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन इनको प्रॉब्लम हो रही है। एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। बोतल में पानी रखी अभी कहीं, या गिलास साफ करके पानी पिला देंगे। तो अब इस डेटा में आप देखो, एनिमल्स में सबसे ज्यादा कौन सा ग्रुप फेस कर रहा है एक्सटिंक्शन का थ्रेट? केवल एनिमल्स में एम्फीबियंस। ये क्वेश्चन बनेगा। देखो बेटा, क्वेश्चन बनाने वाले भी ऐसा नहीं बनाएंगे कि बिल्कुल चुन चुन के जो है बहुत डेप्थ में डेटा एनसीईआरटी से उठा के दे देंगे। अभी तक पूरे 5 साल में नहीं पूछा गया, तो इस साल भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन बना सकते हैं। पूरा डेटा नहीं याद है तो कम से कम इतना याद होना चाहिए कि एनिमल्स में सबसे ज्यादा किसको प्रॉब्लम है, कौन एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रहे हैं, एम्फीबियंस। और प्लांट में बेटा बेटा अभी तक हम लोगों ने 5 एपिसोड देखे हैं एक्सटिंक्शन के। 5 बार चीजें, जब से ये दुनिया बनी 5 बार चीजें एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, दैट इज मास एक्सटिंक्शन। कितने एपिसोड हो चुके हैं? 5। अब वो कह रहा है कि 6 वाला भी आना है। 5 वाले एपिसोड में जिसमें एक्सटिंक्शन हुआ इस चीज का, उस टाइम पर ह्यूमन बना ही नहीं था। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम ह्यूमन का कोई रोल नहीं था एक्सटिंक्शन में। लेकिन छठे एक्सटिंक्शन में सबसे बड़ा रोल किसका होगा? ह्यूमन का। और उसका रेट कितना होगा? देख रहे हो? मतलब वो कहना चाह रहा है इतने बड़े स्टेटमेंट, इतने बड़े पैराग्राफ में 2 लाइनें, कि अभी तक एक्सटिंक्शन के 5 एपिसोड हो चुके हैं जिसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं था। लेकिन 6 एक्सटिंक्शन जो आने वाला है या जो चल रहा है उसमें ह्यूमन का ही मेन रोल है। और यहाँ पर एक्सटिंक्शन रेट
पिछले के मुकाबले 100 से 1000 गुना तेजी से हो रहा है। आ गई बात समझ में बेटा? Yes, sir. अब उसने लास्ट में दे दिया, इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन में लीड टू, बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी तो क्या होगा? डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, लोअर रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल प्रिपरेशन सच एज ड्रॉट वगैरह बढ़ेगी, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस, हमारा इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसमें आ रही है। प्लांट प्रोडक्टिविटी कहीं पर बहुत ज्यादा, कहीं पर बहुत कम, वाटर, आजकल बारिश देखो बिना मौसम के बारिश होने लगती है, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, ये सब के सब जो है वो इफेक्टेड होते हैं। धीरे धीरे अल्टीमेटली हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। अब कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी को एनसीईआरटी ने 4 मेजर कॉज ली थी। कितने कॉज? वैसे तो आप 10 कॉज दिखा सकते हैं, लेकिन 4 मेजर कॉज, और इन 4 मेजर कॉज को नाम दिया है एविल क्वार्टेट। इसमें सबसे पहला क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मेन कॉज क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में हम सब कुछ ले सकते हैं। हेडिंग एक पड़ी है, एक हेडिंग है, लेकिन इसमें सब कुछ आ गया क्या? इसमें आ गया ओवर पॉपुलेशन, ये भी हो गया। इसमें आ गया अर्बनाइजेशन, इसमें आ गया, मतलब जितनी चीजें हम लेना चाहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो भी इसमें आ गया कि जब हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, जब हम अर्बनाइजेशन करेंगे, जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम फॉरेस्ट को कट करेंगे, फॉरेस्ट को कट करेंगे तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, वहाँ पे रहने वाले दूसरे जो एनिमल्स हैं वो दूर दूर भागेंगे, धीरे धीरे उनको अपना हैबिटेट नहीं मिलेगा और वो धीरे धीरे से खत्म होने की कगार पे आ जाएंगे। तो इन्होंने एक फिर डेटा दे दिया। क्या दे दिया? इन्होंने दे दिया कि भाई एक बार वंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसका कवरिंग एरिया जो था वो 14% था, लेकिन आज के दौर में वो सिर्फ घट के 6% से भी कम रह गया, 6% से कम रह गया। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतने ज्यादा प्लांट है कि हम उसको कहा करते हैं क्या? लंग्स ऑफ प्लेनेट। अकेले 20% ऑक्सीजन अमेज़नियन रेन फॉरेस्ट से आती है, और अगर हम धीरे धीरे इनको खत्म कर देंगे तो फिर क्या होगा? ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, जो हम देख रहे हैं हर जगह पर, हमें मालूम चल रहा है। ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी, एक दिन ऐसा भी आएगा। इस बार तो सिनारियो था ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही, सभी ने देखा। तो ऐसे फिर एक नॉर्मल फिनोमेनन बन जाएगा, लोग अपने पास सिलेंडर लेके चला करेंगे ऑक्सीजन की, क्योंकि उनको प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए हम जंगलों को काट रहे हैं। सोयाबीन में प्रोटीन होती है, उनको एनिमल्स को खिलाते हैं, फिर उन एनिमल्स से हम फूड मटेरियल लेते हैं, मीट लेते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है अल्टीमेटली हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन की तरफ जाता है। दूसरा जो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, मतलब नो डाउट हमें खाना जो है वो नेचर से ही लेना है, हमें खाना जो है वो डाइवर्सिटी से लेना है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। लेकिन अगर हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, हम अपने घरों की सजावटी चीजें उनसे बनाते हैं, चैन कहाँ थी? घरों में उसको खुल गई ठंडे करने लगते हैं, दैट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। और इसी ओवर एक्सप्लॉइटेशन के चलते पिछले 500 सालों में हमारी अर्थ से स्टीलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन, ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई। तीसरा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। कोई चीज अगर बाहर से आ गई तो बाहर से आई हुई चीज जो पर्टिकुलर हैबिटेट में चीजें हैं उनको खत्म कर देती है। जैसे एक फिश थी नाइल पर्च। नाइल पर्च को जब हमने लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया तो उसने लेक विक्टोरिया में रहने वाली 200 स्पीसीज ऑफ फिशलेट फिश जो थी उनको खा के खत्म कर दिया। तो नील या नाइल पर्च
ये एलियन स्पीसीज। इसी तरीके से कैरेट ग्रास जब हमारे यहाँ होती है तो सीधे लड़के, लड़का पता है क्या, लड़के का नंबर दे तो दूं, फिर तुझे उसके पैसे देने पड़ेंगे आधे। है कि वो जो उसमें दूसरी स्पीसीज होती हैं उनको ग्रो नहीं करने देता है एंड अल्टीमेटली धीरे-धीरे वो स्पीसीज खत्म हो जाती हैं। तो हम पार्थिनियम लैंटाना या वाटर हाइसेंथ को एलियन स्पीसीज नाम दे सकते हैं। ऐसे ही हमारी इंडिया में ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अफ्रीकन कैटफिश ये सब से करवा के देखो, ये सब तो जाता रहेगा रोज। ने हमारी जो इंडिजिनस कैटफिश थी रिवर के अंदर उनको खत्म कर दिया। दैट मीन्स इंडिजिनस कैटफिश धीरे धीरे खत्म। फोर्थ रीजन है को एक्सटेंशन। जो दो चीजें एक साथ इवॉल्व हुई हैं उसमें से अगर एक चीज खत्म हो जाए तो दूसरी अपने आप खत्म हो जाती है। क्या हमें एग्जाम्पल मालूम नहीं है को एक्सटेंशन का? बिल्कुल मालूम है। सिप और गॉल इंसेक्ट, सिप और गॉल इंसेक्ट के बीच में म्यूचुअलिज्म थी, सिम्बायोसिस थी। लेकिन आने वाले कल में अगर गॉल इंसेक्ट खत्म हो गए तो फिग में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे एक दिन फिग की स्पीसीज भी खत्म हो जाएंगी। तो दैट इज को एक्सटेंशन। तो यहाँ पर बात करी गई है मेनली when a species become extinct, the plant and animal species associated with an obligatory way also become extinct. अगर कोई दो स्पीसीज ऑब्लिगेटरी वे में म्यूचुअलिज्म में एक दूसरे के साथ में रह रही हैं तो उसमें एक स्पीसीज अगर खत्म होगी तो दूसरी अपने आप खत्म हो के पास फोन कर देगा। हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा कोल इवोल्यूशन का, फिग जब आ जाएगा बोल दी यूका एंड कोल्पा एंड ऑक्टस। ये एग्जाम्पल हमारे पास थे। इनमें अगर उसका पॉलिनेटर खत्म हो जाता है तो दूसरा भी खत्म। मेरा एक लड़का ठोकने जा रहा है। को एक्सटेंशन से भी हमें बायोडायवर्सिटी लॉस होगा। क्लियर हो गया? लाइट टूट चल, टूटी बंद कर दे, टूटी बंद कर दे, टूटी बंद कर दे। क्यों? हाँ हम लोग पे आते हैं। 2 मिनट का मुझे टाइम दो बस। खत्म 11:30 बजे होगी। 11:30 बजे खत्म हो जाएगी। क्या बज रहे हैं? 11:21 और 12 हो गई। देर तक भी चल सके सर बताते ना। Other ISIS may have even more extra view or lesser view, but however with any ISIS you obviously get the ISIS view, which gives around 40 to 50% extra view. In my opinion, I think the bottom view is least useful, but sometimes it can be useful in some situations. I've been playing on ISIS for the past 20 days, and the top view was most useful for me. It can help you in a ridge fight situation. iPad extra view will allow you to see your enemies before they see you. And having an extra viewing angle is always a better thing. Sometimes you might get lucky with ISIS view. But most importantly in final circle, if you lay down, the extra view will be a huge advantage in this situation to spot other players in the grass. So what do you think? Is this an unfair advantage against mobile players? Let me know in the comments. And in my opinion, yes, this is unfair. But actually, no, it's just an advantage. Because ISIS got a bigger display. And if they don't utilize that extra space on the screen, you get black bars like this. So this is why I call this as an advantage. So is it unfair? Yes, but actually no. But you also have to remember that extra view will require more rendering and more processing power in order to display that ISIS view, since ISIS are usually more powerful than mobile phones. They can do that. Moving on to the next thing, which is hip fire. Many people say that ISIS hip fire is crazy accurate, and that is true. पानी ले गए कटोरे में वो ठंडा ना खुला ऐसे नॉर्मल दिया है जो उसमें आएगा। गरम।
अरे अलग से तो यूएसबी भी नहीं कह रहा, वो थोड़ी देर में उठाएगी, अभी नहीं उठा रही किसी का भी, उसका भी नहीं उठा रही, उठा लेगी पर कॉल बेल लग रही है ना, मतलब अभी स्टार्ट ना करा दी है, खोला नहीं दी है, खोल लेगी 11-12 बजे तक, देख लियो। True. As I said before, I started using ISIS since last 20 days and I can feel that hipfire is so powerful in ISIS. Normally if the enemy is at 30 meters or above I'd open the scope and fire, but with ISIS I don't really need to open scope and fire, because hip firing is so reliable and powerful, and this is a huge advantage in close combat fights. Here's an example. The enemy is around 30 meters away or more, and you can clearly see how accurately I was able to knock with hip fire at this distance. Normally in mobile phones, you wouldn't be able to do this with hip fire. So yeah, ISIS had another unfair advantage in close range with this crazy accurate hip fire. Moving on to the recoil controlling, most people would say that ISIS have less recoil, and you can spray easily at long distance. So is this really true? Let's find that out. So I tested the ISIS recoil and iPhone's recoil pattern, and adjusted their sizes according to the aspect ratio, and compared them side by side. रुक जाओ। तो जो बर्फ गिरी है तो यू ना पीने का ना नाले का नाले, हाँ बहुत कड़वा पानी है। वो तो है। And they look identical, or very similar, but you might be thinking why ISIS recoil goes left and right more often. Well, the recoil patterns or spray patterns are totally random. Sometimes you get unlucky, and the recoil goes either left or right. It also happens on iPhone or any device, not just on ISIS. So I did another test, but this time I compared the gap between each and every bullet, or the distance between each bullet, and compare it against the other one, and I did this few times. Sometimes iPhone gets lower value, sometimes ISIS gets lower value, but they are very close, so I think the recoil is very identical, or basically the same random pattern. So why do people say it's easier to control recoil on ISIS? Well, it's actually easier to control recoil. है ये लास्ट नाम हाँ सर बाहर गया अभी On ISIS because on mobile phones you get a smaller screen, which means you have less space for your fingers to move around. Whereas on iPad you get so much space to work around because it has a bigger display. Bigger display means you can drag जब मैं down वहाँ your जाता जब finger बीबी देते easily without any problem. जब मैं वहाँ And जाता why जब it बीबी looks and देते feels like ISIS has less recoil. But in reality all the devices will most 10 likely मिनट के have लिए the जाओगे same अगर recoil. ज्यादा घंटे But के on क्लास mobile जाओगे ना phones you don't 45 मिनट की होगी ना अब तो control recoil as you would on iPad. हमारी 40 मिनट की क्लास है तो उसमें तो When most ज़्यादा people